वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नसीब पे मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, आए हुए मेहमान कराम और यहाँ पे मौजूद मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस पाकज़ात के लिए जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। अल्लमल इंसान मा लम यालम, टीच द मैन हु न्यू नॉट। हमने इंसान को वो इल्म दिया जो उसको पता नहीं था। यहाँ पे मेरे सामने कई जगह पे अल्लामा शिबली नुमानी साहब की तस्वीर लगी हुई हैं और ये प्रोग्राम भी उन्हीं की नौयत से है। तो जो उनकी अदबी खिदमात हैं अल्लामा शिबली नुमानी साहब की, अगर उसको बयान किया जाए तो शायद कि अल्फाजों में ना बयान किया जा सके, और इस तरह के अगर सैकड़ों प्रोग्राम कर दिए जाएं तो भी उनकी खिदमात की जो तज़किरा है उसके जिक्र का इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने जिस हालात में जो अदबी खिदमात इंजाम दी हैं वो बड़ी जो है, बिल्कुल आप ये समझिए कि नेगेटिव थॉट्स उस वक्त थी और यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और उस मरहले में भी जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं उसके लिए कि वो एक शेर जो है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो सफ़र में रहा कि देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। और उस भंवर से मुसलमानों को निकालने वाले सर सैयद अहमद खान और अल्लामा शिबली नुमानी साहब थे, जिनकी अदबी खिदमात को हम आज एतराफ़ करते हैं और आगे आने वाली कई सदियों तक एतराफ़ करते रहेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों का वक़ार बचाने वाले, हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्जत व आबरू बचाने वाले और हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक अलग ऊंची पैमाने पर जो है कि ले जाने वाले दो शख्सियात जो सबसे सरगर्म थी, उसमें अल्लामा शिबली नुमानी साहब और सर सैयद अहमद खान थे। जब मेरी तालीम सर सैयद के चमन से मुकम्मल हुई, मैंने वहाँ से पीएचडी किया। उसके बाद जब मैं आजमगढ़ की तरफ आया तो अपने वालिद मोहतरम के ख्वाब, जो उनका एक ख्वाब था कि हम अपने इत्तराफ़ के बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें कि जिससे कभी भी वो कहीं पर भी जाएँ तो उनके अंदर कोई एहसास कमतरी ना हो। तो अल्लामा शिबली नुमानी साहब और सर सैयद अहमद खान के विजन और मिशन को एक जो है कि पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश के नज़रिए से एक स्कूल की बुनियाद रखी गई जिसका नाम अल फारूक रखा गया। मैं इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ क्योंकि उसका नाम ही जो अल्लामा शिबली नुमानी साहब की किताब पे रखा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल की नींव में चमने सर सैयद की मिट्टी है और दीवारों में अल्लामा शिबली नुमानी साहब की मस्जिद की ईंटें शामिल हैं। मुझे दो टॉपिक अलॉट किए गए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और लोकल हीरोज। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे कई और लोग भी इस पे तबसरा करेंगे और काफ़ी आलिम दीन और जो है बहुत आला पाए के थिंकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो लोग शायद इस पे करें। मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। पहली चीज़ कि हम लोग जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं उसके नज़रिए में जो यहाँ पे आजमगढ़ के और ख़ास तौर पे अपने इतराफ़ के जो हालात हैं, अगर उसके मद्देनज़र हम ये देखें कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी जो 2005 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जो है उसको शुरू किया गया और 2006 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने उसको पेश किया था, उसके कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। आप लोग को इल्म होगा कि लगभग 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं, यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं जितने भी स्कूल्स उसका 75% वो गवर्नमेंट स्कूल हैं। और उसमें एक RTE है, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 6 साल से 14 साल के बच्चा अगर कोई भी डिप्राइव्ड क्लास का है तो वो जो है फ्री एजुकेशन हासिल कर सकता है। हमने उसको भी नहीं अपनाया। जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट है वो 65% है और जो इंडिया के मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट है वो 53% है, यानी जो टोटल लिटरेसी रेट है उससे भी हम लोग 12% कम पे हैं। 6 से 14 साल की जो एज ग्रुप है उसके 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ दे रहे हैं या फिर जो है बीच में ही अपनी तालीम का सिलसिला खत्म कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार एक चीज़ का और जिक्र कर दूं कि इससे पहले भी
जो ब्रेनिक बैटल का प्रोग्राम हुआ था वहां पे मैंने ये बात उठाई थी कि जो ड्रॉप आउट्स हैं और उसके सोल्यूशन पे बात की जाए। ड्रॉप आउट्स रेट जो है प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी में हमारा जो रेट है वो किसी भी कम्युनिटी, हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी से ज्यादा है। 16% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन जो है करते हैं, जो कि काफी जो डेटा है 29% जनरल हिंदूज का है, 28% SC STs का है, 23% OBCs का है। और जो हमारे प्रीमियम कॉलेजेस हैं वहां पे मुस्लिम्स जो हैं जो ग्रेजुएशन में हर 25 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट है, और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 50 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट है मुस्लिम, जबकि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा 15% है। IIM जिसमें 2004, 2005 और 2005-2006 के सेशन में सिर्फ 1.3% मुस्लिम्स थे, और इसी सेशन की बात अगर हम IITs की करें तो वहां पे 27,161 स्टूडेंट्स में 894 स्टूडेंट्स सिर्फ मुस्लिम्स थे, यानी कि टोटल परसेंटेज का 3.3%। मैं आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, बहुत शोला फशानी और बलबला अंगेज गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, तो इसलिए मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मुझको टॉपिक यही दिया गया है। इसके बाद जो NSSO है यानी कि नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स जो हैं वो सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं हिंदुस्तान में। और एक चीज और, हम ये सोचते हैं कि सच्चर कमेटी 2005 में आई, 2006 में आई, 20 साल हो गए, तो क्या उसके बाद हमारे हालात सुधरे? हम अपने अतराफ में देखें, तज्जिया करें कि क्या वाकई हमारे हालात सुधरे या नहीं सुधरे। लेकिन एक चीज ये है कि अगर बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन हो, जब हालात जो है साजगार ना हो, तो उसमें आपको मुजाहिद की तरह लड़ना है, मजबूती से खड़े रहना है, और जब जहां पे ज्यादा मुश्किलात हों उसमें अगर आप लड़के निकलते हैं तो एक हीरो के मौके निकलेंगे आप। तो उसके लिए मैं एक चीज यही कहूंगा कि अब हमने जो फाइंडिंग्स, कम्युनिटी की जो फाइंडिंग्स थी उस पर हम बात करते हैं। कम्युनिटी की जो फाइंडिंग थी यानी सच्चर कमेटी की जो फाइंडिंग थी उसमें ये बात आई कि दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं जो इस पूरी जो चीजें हमने आपके सामने पेश की उसकी वजूहात, जो उसका रीजंस हैं, उसका क्या है। पहली चीज अवेयरनेस, दूसरी चीज इकोनॉमिकल, जो हम लोग बैक जा रहे हैं यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी खराब है, उसकी बात। तो ये बात हो गई सच्चर कमेटी की। अब इसकी बात सॉल्यूशंस की बात कर ली जाए, जो ड्रॉप आउट्स हैं या फिर बाकी सारी चीजें। सॉल्यूशंस ये हैं, पहली चीज तो अवेयरनेस की, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। दूसरी चीज फाइनेंशियल हेल्प की, और बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो तवज्जो तलब है, जो आजकल शादियों का सिलसिला है, उस पर भी मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाऊं कि मुस्लिम्स आसपास देखिए या शहरों में देखिए तो कहीं ना कहीं हमारी जो है एक लार्जर फैमिलीज होती हैं, और उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं वो ज्यादा होता है। किसी भी एक फंक्शन में जाने के लिए 3 दिन पहले का वक्त, 3 दिन के बाद का वक्त, तो 6-7 दिन का ये वक्त खराब होता है बच्चों का। तो उस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि एजुकेशन है बच्चों की, वो जो उस पर नुकसान ना हो। दूसरा, जो लोग वेल टू डू पर्सन्स हैं यानी कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो एक बच्चे को गोद ले लें, माशी तौर पे हेल्प कर सकते हैं, मोरल हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइडलाइन दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तीसरी चीज, पेरेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और उसमें माँ बाप दोनों की होनी चाहिए। मैं आप लोग को सलाम पेश करता हूँ जो औरतें यहाँ पे हैं कि वजूदे जन से है इस कायनात में रंग, माएँ इस तरफ तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही हैं बामुकाबले मर्द हजरात की। तीसरी चीज, इस तरह का अवेयरनेस जो वर्कशॉप है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हम उसको आगे तक ले जाएं। मान लीजिए अगर कोई स्कूल क्लास 8 तक है, क्लास 10 तक है, तो आगे भी उसको गाइडलाइन करें कि उस बच्चे को कोई दुश्वारी पेश ना आए। तीसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा होपलेस नहीं होना है, हम लोग इन हालात से लड़ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है हालात आए, आप मिस्र को मत भूलिए, आप बगदाद को मत भूलिए, जो इल्म का मरकज थे।
तो इन हालात से हम लड़के बाहर निकल सकते हैं कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और ये कोहराम आप अपनी तालीम से, अपनी कामयाबी से, अपने इल्म से बना सकते हैं। और जो है सबसे बड़ी बात ये कि मैं यहाँ पे अपील करता हूँ, कुछ आलिम दीन भी बैठे हैं जो लोग जुमा के खुतबात देते हैं, दीनी जो मसाइल हैं, जो वो बातें हैं, उसके साथ तालीमी बेदारी की मुहिम को भी शामिल कीजिए, उसमें तालीम पे भी आप गुफ्तगू कीजिए। और जो यहाँ पे साहिब इल्म लोग बैठे हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप इंडिविजुअली और ख़ास तौर पे उन बच्चों के माँ बाप से मिलिए जो 10th और 12th में है, ताकि उनका जो आगे का करियर प्लान है वो आप लोग बता सकें उनको। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जिसको मैं मौजूद के साथ 2 मिनट और लूँगा, बहुत ज़रूरी डिस्कस करनी है, वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग जो है इस चीज़ को सुने नहीं होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो IANS है, उसमें गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसके तहत कुछ इंस्टीट्यूट्स को उसमें शामिल किया जाता है। मैं उसके कुछ डेटा आप लोग के सामने रख रहा हूं। 2024 का जो करेंट डेटा है, इसमें 171 यानी 171 इंस्टीट्यूट है जिसको INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, जो कि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट के तहत होता है, जिसमें 23 IITs हैं, 20 AIIMS हैं, 21 IIMs हैं और 31 NITs हैं, 25 ट्रिपल IITs हैं, 7 IISER है, 7 NIPER है, 5 NIDS है और 3 SPA है, 2 NIFTS, 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम है। 2 चीज आप लोग बहुत रील्स में भी देखते होंगे, मोबाइल सब लोग यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे नाम मैं लूंगा जो आप लोग उसका नाम सुने भी होंगे, जाने भी होंगे, उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका नाम आप लोग की नजरों के सामने से गुजरता है। जैसे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग बहुत सारे लोग करते हैं। फ्लिपकार्ट के जो ओनर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जो कि IIT से पढ़े हुए हैं। गूगल के CEO यानी कि सुंदर पिचाई, वो भी IITs के हैं। जोमेटो से हर कोई खाना मंगवाता है शहरों में आजकल, दीपेंद्र गोयल। इन्फोसिस नारायण मूर्ति, फेरिस बहुत कम ही है। इन सब में कॉमन क्या है कि ये लोग IITs से हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट IIM से। मैं कुछ ऐसे जो है कि चीजें बताऊं, जैसे naukri.com, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके ओनर संजीव भिकाचंदी। मेक माई ट्रिप, बहुत सारे लोग टिकट कराते हैं। दीप काला, फर्स्ट कराई, शुभम माहेश्वरी, पॉलिसी बाजार, यशीष दहिया, ये सारे लोग जो हैं ये IIT और IIM से हैं। इसमें कॉमन ये है कि ये लोग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से निकले हुए लोग हैं। जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज 1113 हैं, कॉलेजेस 43,796, स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 11,296 हैं, यानी कि टोटल 56,205। मैं तवज्जो आप लोग की इसलिए चाह रहा था कि ये 56,205 जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, वो फंड 46 यानी कि तकरीबन 48% है। और ये जो सिर्फ 171 इंस्टीट्यूट IITs, IIMs, ट्रिपल IITs, उनको टोटल बजट जो एजुकेशन का है उसका 52% है। तो मैं यहाँ पे एक चीज से गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास ये खुला हुआ मैदान है जहाँ पे हम अपने बच्चों को इस फील्ड में भेज सकते हैं और इस फील्ड में कामयाबी का अभी दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट जिस पे मुझको बोलने के लिए कहा गया, लोकल हीरोज। आजमगढ़, जैसा कि अभी फहीम भाई ने बताया कि आजमगढ़ बहुत ही जरखेज मिट्टी रही है। यहाँ से हमेशा आलिम दीन, मुफक्किर, मुअल्लिम, मुहद्दिस, हर एक फील्ड में, आप चाहे वो फिल्मी सितारे देख लीजिए, क्रिकेटर्स देख लीजिए, हर एक फील्ड में लोग मौजूद हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा भी, इकबाल सुहेल ने इसी मिट्टी के लिए कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे ये फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। बहुत सारी नेगेटिव कैंपेन चलाई गई, हम लोगों ने खुद उसको झेला। चलते हुए ट्रेन को रोक के तलाशी ली गई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर दिल्ली में मौजूद लोगों को घर नहीं मिल रहे थे, तो बहुत सारी नेगेटिव कैंपेन चलाए गए आजमगढ़ के लिए यहाँ के। लेकिन नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स दोनों लोगों ने साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और उससे हम लोग बहुत सक्सेसफुली एराइज हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है
या फिर नेशनल के ग्रोथ की बात की जाए, या फिर हम लोग कोई बड़े चैलेंजेस को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो हमेशा उसकी शुरुआत ग्रास रूट लेवल पे होती है। वहां पे हमारे लोकल हीरोज ही काम आते हैं। जब हम किसी बड़ी शख्सियत की बात करते हैं जो आलमी पैमाने का होता है, यानी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज होती हैं, तो हम उसको बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन हमारे जहन में एक चीज आती है कि हम वैसा नहीं बन सकते, वो हमारी रीच में नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, हम उसे हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब लोकल हीरोज के बारे में हम जब सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। एक लंबी फहरिस्त लोकल हीरोज की एक ताज़ा एग्जांपल दे दूं कि जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा हो और उसके बाद सरफराज खान बैटिंग कर रहा हो, तो सरफराज खान से आपको ज्यादा लगा होगा, वो आपकी मिट्टी का है। ऋषभ पंत भले से आपके देश का है, लेकिन वो आपकी मिट्टी का नहीं है, आपके जिले का नहीं है। तो ये जो लगाव है, लोकल हीरोज जो होते हैं उनसे क्या होता है, आपका अफेक्शन होता है, एक लगाव होता है, यहां से आपको एक कुछ कर गुजरने की एक चाहत पैदा होती है। तो इसलिए हमेशा भी अपने लोकल हीरोज के बारे में बताया जाए। दूसरी बात जो मैंने नेगेटिव कैंपेन का कहा, अपने लोकल हीरोज के बारे में लोगों को अपने बच्चों को बताइए, ताकि यहां से पढ़ के जब वो बाहर जाएंगे, आलमी पैमाने पे जाएं, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं, तो वहां पे अगर कोई बात होगी तो वो अपनी मिट्टी को डिफेंड कर सकते हैं कि आप किसी एक की बदनामी के तहत पूरे जिलों को बदनाम आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। कुछ बात है कि तारीख हम पे नाज करती है, तारीख हम लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। अल्लामा शिबली नोमानी साहब, मैं कुछ लोकल हीरोज के नाम लेना चाहता हूं। अल्लामा शिबली नोमानी साहब, सदरुद्दीन इस्लाही साहब, इकबाल सुहेल साहब, सैफुर रहमान मुबारकपुरी साहब, मुस्तफ़ा आज़मी साहब, खलीलुर रहमान आज़मी साहब, कैफी आज़मी साहब, इलियास आज़मी साहब, मुश्ताक अहमद आज़मी साहब, जो कि राजापुर सिकरौर के बहुत ही रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट हैं। इसके अलावा एक नाम मैं और लूंगा, डॉक्टर अशफाक अहमद आज़मी साहब का, जो आपके गांव से ताल्लुक रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि शायद 95% लोग उनकी तसानीफ, उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी किस पे पीएचडी थी, किसको उन्होंने पीएचडी कराया, या क्या उनकी अदबी खिदमात रही होंगी, इसको नहीं जानते होंगे। मीर एकेडमी अवार्ड, लखनऊ उर्दू एकेडमी अवार्ड, कई सारे अवार्ड उनको मिले थे। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने लोकल हीरोज के बारे में बताएं, ताकि वहां से वो इंस्पायर हों और उस फहरिस्त में एक नाम, नया नाम शामिल करने की कोशिश करें। और जब भी कहीं पे भी वो जाएं, तो अगर कोई ऐसी बात हो जहां पे आपके जिले की बदनामी की बात हो, तो वहां पे वो बहुत अच्छे से इसको डिफेंड कर सकें। और जो ये हालात जो है, जो साजगार नहीं है, इस हालात से घबराना नहीं है। इस हालात से अगर आप घबरा गए तो आप जंग हार जाएंगे। अपने बच्चों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम आतिशे शोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे।